सारे प्यारे बच्चों को राधे कृष्णा। और हम लोग कई कॉन्सेप्ट अब तक डील कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले चैप्टर के, तो आज हम लोग उसके आगे कॉन्सेप्ट डील करेंगे। हम लोग डायपोल पढ़े थे और डायपोल के दो डेरिवेशन पढ़े थे, एक्सिस ऑन अ पॉइंट ऑन एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन वाला। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग दो कंडीशन पढ़ चुके थे, तो अब उसके आगे का यही कंडीशन ही बचता है कि अगर हम डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे भाई तब क्या होगा। तो आज हम लोग वही डिस्कशन ही करेंगे कि अगर डायपोल को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तब होता क्या है एक्चुअली। तो उसके लिए पहले ये जान लेना है कि एक्सटर्नल फील्ड जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है या वो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो हर पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए जहां तक वो एक्सटर्नल फील्ड जा रहा है, पहुंच रहा है। बेसिकली ये सिर्फ डायपोल के केस में, यानी डायपोल के जिस पार्ट तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वहां पे उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायपोल पे जो फोर्स वो लगा रहा होता है वो डायपोल के हर एक पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन होती है एक्सटर्नल फील्ड की, कैसी कंडीशन कि हर एक पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्ट कर रहा हो, जब ऐसी कंडीशन होगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो जब डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, ये हम लोग आज चर्चा करेंगे। अच्छा, दो कंडीशन सबसे पहले मैं बताता हूँ चर्चा करने से पहले कि डायपोल जो होगा वो परपेंडिकुलर ही हमेशा रहेगा, तब उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा। क्यों? अभी हम लोग बनाएंगे फिगर तो देखेंगे। तो फिगर बनाते हैं फिर आगे डिस्कशन करते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहा हूं, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मान लेता हूं मैं। अब हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने बना लिया। अब हमारा अगला कंडीशन है डायपोल बनाने का, तो डायपोल बनाते हैं और परपेंडिकुलर ही बनाना है तो हम परपेंडिकुलर डायपोल बनाते हैं। जब हम परपेंडिकुलर डायपोल बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह का। हालांकि परफेक्ट परपेंडिकुलर जो है वो इस तरह का होगा। तो परफेक्ट परपेंडिकुलर बना करके मैं कुछ कंडीशन आपको समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अच्छा, ये हो गया आपका एकदम परफेक्टली परपेंडिकुलर। यही सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। अब ये परपेंडिकुलर है डायपोल। डायपोल की अपनी सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है कि इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे -q मान रहा हूं तो यहाँ पे मुझे +q मानना पड़ेगा। और दूसरी इसकी सिस्टम की क्या प्रॉपर्टी है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा 2a होनी चाहिए। 2a है, बना दिया मैंने। अब इस यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के ही वजह से नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि डायपोल में किसी तरह का एक्टिविटी या किसी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। नेट फोर्स 0 होने का सीधा सीधा मतलब है कि ये डायपोल एज अ सिस्टम नहीं मूव करेगा, एज अ सिस्टम ही नहीं मूव कर जाएगा। यानी ये पूरा डायपोल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। यानी अगर मैं ये डायपोल मान ले रहा हूं तो ये डायपोल ऐसे नहीं मूव करेगा, ऐसे नहीं मूव करेगा, ये इस तरीके से ही नहीं मूव करेगा या इस तरीके से नहीं मूव करेगा। तो ये एज अ सिस्टम इस पे नेट फोर्स जो होगा 0 होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायपोल नेट फोर्स 0 होने के कारण, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड होने के कारण डायपोल में नेट फोर्स 0 होगा। उसका ये मतलब हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं करेगा। यानी अगर ये डायपोल है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये डायपोल का सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा। लेकिन क्योंकि चार्जेस एंड पे हैं, यहां पे हैं ये दोनों चार्जेस, और इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर सकता है। सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर सकता है। इस तरह से ये मूव करेगा और नेट फोर्स 0 होने की वजह से ये सेंटर ऑफ मास का मूव नहीं करेगा। नेट फोर्स 0 होने का यही मतलब है जो आप लोगों की किताबों में बताया जाएगा या बताया गया है। तो उससे आप कंफ्यूज मत होना कि डायपोल में एक तरह का विरोधाभास कर रहा है कि नेट फोर्स 0 भी बोल रहा है और डायपोल में मूवमेंट भी बोल रहा है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ही है कि उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास 11th में आप लोग पढ़े होंगे वो, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूव कर सकता है। तो कैसे मूव करेगा आगे हम लोग देखेंगे। वो ऐसे मूव करेगा कि हम लोगों को पता है कि F = होता है QE।
F इक्वल टू क्यू ई का क्या मतलब है कि जहां भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा और जहां भी चार्ज Q होगा वहां पे फोर्स पक्का महसूस होगा। जहां भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा और जहां भी चार्ज Q होगा वहां पे फोर्स हमको पक्का महसूस होगा। तो F इक्वल टू क्यू ई, ये हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप लोग जाकर पिछले वीडियो भी देख सकते हो। तो यहां भी Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो यहां भी Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां भी Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो निश्चित रूप से F आएगा ही आएगा। तो जब F आएगा तो हम लोग F की कंडीशन देख लेते हैं। तो भैया जब F आएगा तो एक हमारा जो F हो गया, दोनों याद रखना कि दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज है। तो एक तरह का फोर्स अगर हम पॉजिटिव वाला F इक्वल टू क्यू ई ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो नेगेटिव वाला हमको नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, यानी कि ये चीज F इक्वल टू माइनस का क्यू ई। इतनी बातें तो सबको क्लियर हो गई। अब देखना इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है एंड पे। हम अगर ध्यान से देखेंगे तो डायपोल के अपोजिट पे इक्वल, डायपोल के एंड पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। और हमने ये क्लास 11th में पढ़ा था कि जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं एंड पे तो वो कौन सा सिस्टम हो जाता है, वो बनाने लगता है कपल। उसमें कपल आ जाते हैं। कपल यानी कि कुछ अगर ये तरह का सिस्टम है, इस इक्वल और अपोजिट यानी जितना फोर्स अगर इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स अगर ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरीके से मूव करने लगेगा। पूरा सिस्टम इस तरीके से मूव करने लगेगा, इस तरीके से। तो यानी सेंटर ऑफ मास भी नहीं मूव किया और कपल की वजह से, कपल क्यों आया, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। एक ऊपर की तरफ लग रहा है, उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये कपल आ गया, परफेक्ट कपल। तो कपल की वजह से बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे मूव करना शुरू कर देगी। तो अब ये कपल जनरेट कर रहा है। कई जगह इसको टॉर्क भी बोला जाएगा, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि टॉर्क भी एक तरह का टॉर्क का ही अगला जो टॉर्क ही अगर एक स्टेप आगे बढ़ता है तो वो कपल के फॉर्म में होता है। टॉर्क एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, कपल जो है वो इक्वल और अपोजिट दोनों डायरेक्शन में लगने लगता है। तो हालांकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। तो ये कपल बना रहा है। अब जब ये कपल बना रहा है तो इसकी कंडीशन भी कपल जैसी ही होनी चाहिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़े क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं मैं टॉर्क का एग्जांपल, टॉर्क ही कपल होता है आगे जाकर के, ये ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत होना। तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का ये हम लोगों को पता है कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर ये मूव करेगा, मूव करने की कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। अगर ये मूव करेगा, ये बॉडी अगर ये हम लोग ऐसा डायपोल रखें, मूव करेगा तो ये टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इनिशियल कंडीशन लेते हैं कि किसी एंगल थीटा पे टिल्ट हो गया, इनिशियल कंडीशन लेते हैं। तो हम वो डायग्राम बना देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अब प्लीज इसको जो है वो थोड़ा कंसंट्रेशन से देखिएगा आप लोग, और जो चीजें नहीं आएंगी वो मुझे कमेंट में पूछ जरूर लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि समझ में नहीं आया और पूछे भी नहीं और हमको लग रहा होगा कि सब समझ में आ रहा होगा, तो उसको एक बार पूछ लीजिएगा। बाकी मौज से पढ़िए और कॉन्सेप्ट समझ के पढ़िए। फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इमेजिनेटिव सब्जेक्ट है। इमेजिन करके आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना आप लोगों को आनंद भी आएगा और ये उतना ही आसान भी लगेगा। फिजिक्स की खास बात। अगर रटे आप लोग तो चले जाओगे, रटना नहीं है बेटा इसको। F इक्वल टू क्यू ई, ये पॉजिटिव वाला, F इक्वल टू माइनस का क्यू ई, ये हो गया हमारा नेगेटिव वाला। अब इसके बीच की डिस्टेंस भी 2 है, हम लोगों को पता है। तो अब हम लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। मैं इनिशियल कंडीशन ले रहा हूं, पहले ही आप लोगों को बताया। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन लूंगा तो मैं ये देखूंगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो एक तुम्हारा थीटा एंगल बना रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो अब मैं इसको नाम दे देता हूं ताकि आसानी हो। तो नाम दे देता हूं कि ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और अब चूंकि हम लोगों को चाहिए डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस अभी मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। अब इसको मैं नाम देता हूं सी। तो होगा क्या कि हम लोगों को पता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉप का, या कपल का भी ये होता है फोर्स इनटू आर्म, डिस्टेंस बिटवीन द आर्म। अब यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आर्म लेना है हमको, एकदम ध्यान रखना। इसलिए हम ये नहीं ले सकते, ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर एसी है, परपेंडिकुलर एसी है। आप लोग देखोगे तो परपेंडिकुलर एसी है, फोर्स के या डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ये बॉडी इस तरह घूम रही है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक्चुअली 90 डिग्री बना रही है।
तो AC हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, गौर से देखो। तो यानी कि ये होगा क्या, फॉर्मूला जो होगा वो टाउ इक्वल टू F इंटू AC। AC की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो AC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा होगा, पढ़े हुए क्लास 8 में 7 में कॉरेस्पॉन्डिंग और वो सब अल्टरनेट, हालांकि ये है सॉरी हाँ। तो टाउ इक्वल टू हो गया F इंटू AC, F यानी फोर्स और AC यानी ये वाला कपल का आर्म, परपेंडिकुलर आर्म, तो ये AC हो गया। तो अब हम लोग AC कैलकुलेट करेंगे, तो AC क्या होगा, AC हो जाएगा हमारा थीटा, ये है थीटा के लिए AC परपेंडिकुलर है और हमको ये हाइपोटेनस की डिस्टेंस पता है, तो हम लोग AC निकालेंगे। तो AC निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, मैं यहां पे निकाल के दिखा देता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन AB, और AB की वैल्यू है 2a। तो साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन 2a को इधर लेते जाएंगे, तो AC की वैल्यू हो जाएगी 2a साइन थीटा। तो पुट इन द वैल्यू, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा F इंटू 2a साइन थीटा। तो अब अगर F की वैल्यू मैं रख रहा हूं तो F टाउ इक्वल टू F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E 2a साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू 2QA इंटू E, या ऐसे लिखते हैं, अभी कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को, E साइन थीटा। हम लोगों को पता है कि 2QA किसके बराबर होता है, क्या होता है, डायपोल मोमेंट, क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो 2QA की जगह हम लोग P लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल शाबाश लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 2QA यानी कि P E साइन थीटा। क्यों, क्योंकि सिंस 2QA जो होता है वो P के बराबर होता है, तो हम लोग लिख दिए टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, हम लोग लिख दिए टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब 11th में आप लोग पढ़े हुए 4th चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो जब भी साइन का कंपोनेंट आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। तो भैया ये हमारा जो है वो टॉर्क का फॉर्मूला हुआ। और टॉर्क क्यों हुआ, क्योंकि डायपोल जो है वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा था। एक्सटर्नल फील्ड में रखने से क्या हुआ, एक्सटर्नल फील्ड में रखने से हम लोगों को बॉडी जो है वो घूमने लगी। क्यों घूमने लगी, क्योंकि हमको भैया डायपोल जो है वो इक्वल और अपोजिट चार्ज का होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे फोर्स महसूस होने लगा। और फोर्स कैसा महसूस होने लगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा। तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होने लगा तो बॉडी घूमने लगी। बॉडी कैसी घूमने लगी, टॉर्क या कपल बना करके। तो भैया जब टॉर्क या कपल बना के बॉडी घूम रही है तो हम लोग को फॉर्मूला भी टॉर्क या कपल का ही लगाना होगा। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया और हमारा तुरंत डेरिवेशन आ गया कि टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये हमारी जो है वो कंडीशन होगी कि अगर हम लोग डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। अब अगर एकदम गौर से देखेंगे हम लोग बात, जो मैं आप तो हालांकि न्यूमेरिकली आप लोग उसको लगा सकते हो कि थीटा 0 होगा तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, आप लोग यहाँ पे कंडीशन लगा के रख सकते हो। लेकिन मैं लॉजिकली थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ कि अगर मैं जो बोला था मैं शुरुआत में कि अगर पैरेलल रखेंगे तो देखना था इसको मिटा रहा हूँ। आई थिंक आप लोग ये नोट कर चुके होंगे, इसको समझ चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो मैंने एक बार ऐसी बात में बोल दिया था कि हम लोग क्या है कि डायपोल को जो है वो परपेंडिकुलर रखेंगे, पैरेलल नहीं रखेंगे। तो होगा क्या, आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग डेरिवेशन में बता चुका हूँ, आप लोग आराम से थीटा की जगह 90 डिग्री, थीटा की जगह 0 रख के कर सकते हो। तो आप लोगों को पता चलेगा कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, खुद ही पता कर सकते हो। 0 डिग्री पे नहीं मिलेगा, आप लोग अच्छे बच्चे हो, पता कर सकते हो। तो अब देखो डेरिवेशन में आ गया हमारा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। मान लो ये एक्सटर्नल फील्ड है E, अगर मैं परपेंडिकुलर ना रख के डायपोल को पैरेलल रखता हूं, इस तरह रखता हूं,
तो अगर हम जूम करके देखें सिचुएशन को, तो देखो डायपोल बीच में आ गया भाई। डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी भी इस पे, अगर मान लो ये बीच में नहीं आता है, डायपोल हम कुछ इस तरीके से रख देते हैं, चलो ऐसे रख देते हैं इस तरीके से। तो अब ये पैरेलल हो गया, अब ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, ये पैरेलल हो गया। तो जब पैरेलल हो गया डायपोल और एक्सटर्नल फील्ड पैरेलल हो गया, तो इस पे एक्सटर्नल फील्ड फोर्स कैसे लगा पाएगा कि ये इस तरह से घूमे? कोई चांस ही नहीं बनता है। आप लोग थ्योरेटिकली इसको इमेजिन करो कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इस तरह से इसकी कोई कंडीशन ही नहीं, क्योंकि फोर्स तो हमारा पैरेलल ही लग रहा है। यानी ये अगर डायपोल को पे फोर्स लगाएगा भी तो इस डायरेक्शन में, यानी ये डायपोल को अगर घुमाने की कोशिश करेगा तो इस डायरेक्शन में, न कि ये क्लॉक या एंटी क्लॉक है, ऐसे नहीं घुमाएगा। तो ये इसीलिए हम लोग बोले थे कि परपेंडिकुलर ही रखना होगा आपको डायपोल के एक्सटर्नल फील्ड के। हालांकि अगर आप लोग इसको न्यूमेरिकली या डेरिवेटिवली समझना चाहते हो, तो टाउ इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया पी ई साइन थीटा। तो अगर हम लोग डायपोल को पैरेलल रखेंगे तो पैरेलल की कंडीशन में थीटा को रखना पड़ेगा 0 डिग्री। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जब हम लोग 0 डिग्री रखेंगे इन केस ऑफ पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल, तो 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 0, थीटा की जगह 0 रख दिया। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई इंटू 0, यानी सब 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा, यानी बॉडी घूमेगी। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा आज का जो है वो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को काफी कंफ्यूजन है और एक्चुअली टर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे भी और थोड़े से बुजुर्ग भी कभी कभी टर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लक्स मतलब अजीब सा वो लोग कॉन्सेप्ट बना देते हैं बच्चे। मतलब बच्चे हालांकि दिल के सच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ने की। तो फ्लक्स की बारी है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक जो है बहुत मजेदार है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो इसके अगला टॉपिक जो गॉस है वो तो कभी नहीं समझ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही मजेदार टॉपिक है, सिंपल से शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से कैसे कनेक्टेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जितना क्रॉस करेगा एरिया को, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कुछ नहीं समझना होगा, ये तो नॉर्मली लिखा होगा। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की काफी कंडीशंस है जो कि हम लोग पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव से इनवर्ड होता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, फलाना ढिमकाना सब हम लोग पढ़े हैं। अब होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन किसी एरिया से पास होगा, एरिया से पास होने का क्या मतलब है कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, किसी भी बॉडी का लेंथ एरिया। तो अब अगर हम किसी एरिया से पास करते हैं इसको, मान लो ये पास करते हैं, तो अगर ये इस एरिया से अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है, तो इस पे एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड लगेगा। इसी एरिया से अगर 3 की जगह 5 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो, तो इस पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। अगर इस एरिया से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लग रहा है, तो उस समय का कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड फोर्स का होगा जो ये एरिया महसूस कर रहा होगा। अगर इसी इलेक्ट्रिक एरिया से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास होंगे, तो अब मैग्नीट्यूड बदल जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, यानी अब ज्यादा मैग्नीट्यूड ये एरिया महसूस करेगा। अगर इसी एरिया से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास होंगे, तब ज्यादा और ज्यादा महसूस करेगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे गौर से अगर हम लोग समझेंगे कि एक एरिया कितना मैग्नीट्यूड महसूस कर रहा है, कितना फोर्स महसूस कर रहा है, वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से। और एक चीज इसमें गौर करेंगे,
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से एरिया जो है, कोई पर्टिकुलर एरिया जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कितनी पास हो रही है इसके आधार पे वो मैग्नीट्यूड महसूस कर रहा है। लेकिन अगर यही एरिया जो है ऐसा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस तरह का हो, इस तरह का हो, तो अगर ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है किसी भी एरिया से पास होता होगा तो हम लोग इसको कहते हैं नॉर्मली आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड, या इसको कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अपोजिट हुई तो इसको हम लोग नॉर्मली इनवर्ड भी कह सकते हैं। तो अगर हम ये एरिया लेते हैं और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ये होगा तो हम इसको बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो नॉर्मली आउटवर्ड है एकदम। अब यही अगर हम दूसरे केस की बात करें, मान लेता हूं मैं कुछ इस तरीके का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो अगर कुछ इस तरीके से पास हो, तो क्या ये नॉर्मली आउटवर्ड है? ये एरिया से बिल्कुल नॉर्मली आउटवर्ड नहीं है, ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है बेटवा लोग, बाबू लोग, बच्चा लोग, गुड। तो ये जो लाइन है भैया लोग वो एरिया से कोई ना कोई एंगल बना रहा है। अब जब ये एरिया से कोई ना कोई एंगल बना रहा है तो निश्चित रूप से इसका कंपोनेंट होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है और ये एरिया इसका मान लेता हूं मैं कि A है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड A है, E है, और इसका भी एरिया हालांकि मैं A ही मान रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे टोटल मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं कि कितना महसूस हो रहा है, इस एरिया पे कितना मैग्नीट्यूड महसूस हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भैया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और नॉर्मली जितने एरिया से निकल रहा है यानी A, E डॉट A, यही हमारा होगा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये महसूस कर रहा होगा। अब यहां पे दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया पहला केस। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड केस में भी हम यही बोलेंगे कि भैया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, एंगल के साथ है, यानी कि हमको या तो कॉस का या तो साइन का एंगल इसके साथ प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और जब भी किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ साइन या कॉस का कंपोनेंट आता है तो वो वैल्यू हमारी थोड़ी कम हो जाती है। हम लोग जानते हैं जाहिर सी बात, जनरली किससे कम हो जाती है? उससे जिसमें कंपोनेंट नहीं होगा। तो अगर हम पहले केस की बात देखें तो E डॉट A, अगर हम कोई छोटा सा एरिया लेते हैं तो इसी को हम लोग डेल्टा A लिख देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। तो अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उस एरिया से पास होंगी, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन उस एरिया से पास होंगी उतना ही ज्यादा उस एरिया पे फोर्स महसूस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स महसूस ज्यादा होगा, या उतनी ही वो एरिया प्रभावशाली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की वजह से। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन परफेक्ट नॉर्मल है तो उसमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड महसूस होगा। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था डायपोल की कंडीशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि परपेंडिकुलर जब डायपोल था तो एकदम परफेक्ट जो है परफेक्ट हम लोगों को मैग्नीट्यूड मिल रहा था, वहीं अगर पैरेलल था तो थीटा 0 रखने पे सब खत्म हो जा रहा था। तो जितना परपेंडिकुलर होगा यानी जितना नॉर्मल होगा उतने मैक्सिमम हमको फ्लक्स मिलेगा या फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा। और दूसरे केस में अगर हम लोग एंगल टिल्ड कर दिए या जो एरिया है वही टिल्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन परफेक्ट नॉर्मल ना हो करके किसी एंगल पे निकल रही है, तो साइन या कॉस का कंपोनेंट उसके साथ जुड़ जाएगा, जिससे कुछ होगा नहीं, बस मैग्नीट्यूड में अंतर आ जाएगा, कम या ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। अब इसमें जानने लायक खास बात ये है कि कभी इसमें भी वही केस है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पैरेलल होंगी
उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। गॉस लॉ हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, हालांकि वही मेरा अगला टॉपिक है गॉस लॉ। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग मतलब शब्दों की वजह से लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। बहुत टफ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही हल्का, बहुत ही एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। इसका एप्लीकेशन जब हम लोग देखेंगे गॉस लॉ के थ्रू तो वो हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। मेरा हालांकि अगला टॉपिक ही वही है गॉस लॉ, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अब गॉस लॉ। बहुत ही सुंदर टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ में करता क्या है? गॉस लॉ एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन बताता है किसके बीच में भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के गॉस लॉ जो है वो बहुत ही खूबसूरत रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, चार्ज के बीच में और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, बल्क में जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो गॉस लॉ होता क्या हम लोग ये पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ एक मैथमेटिशियन थे गॉस, उन्होंने ही दिया था। बड़ी मजे की बात है, मैथमेटिशियन फिजिक्स का लॉ दे रहा है, अच्छी बात है। तो मैथ फिजिक्स में कोई अंतर नहीं। मैथ है क्या? मैथ इज जस्ट ए न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिक्स। बच्चे बहुत हंसते हैं मेरे, मैं जब ये बोलता हूँ। तो हालांकि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गॉस लॉ जो है वो एक क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए दिया गया है। क्लोज्ड सरफेस का क्या मतलब है? क्लोज्ड सरफेस हम लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके यूनिफॉर्मली, एकदम आराम से। इसलिए अगर ये क्लोज्ड नहीं रहेगा, मान लेता हूं मैं ये, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बाहर भी स्प्रेड होने के चांसेस है। कंडक्टर है तो स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए पहली बात तो हम ये चार्ज क्लोज्ड सरफेस, गॉस लॉ हमेशा फॉलो होगा। पहली कंडीशन याद रखिएगा आप लोग कि गॉस लॉ हमेशा जो है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए ही फॉलो होगा। पहले कंडीशन, सरफेस चाहे जैसा भी हो, आप लोग कभी भी ये गौर मत करिएगा कि सरफेस अगर इधर उधर हो तो क्या होगा। सरफेस चाहे जैसा भी हो, गॉस लॉ हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए फॉलो होगा। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है, क्लोज्ड सरफेस। ये ध्यान नहीं रखना है कि सरफेस ट्रायंगुलर है, आड़ा है, टेढ़ा है, किस कैसा है, ये आप लोग को ध्यान नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि क्लोज्ड सरफेस के लिए गॉस लॉ फॉलो होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि गॉस लॉ होता है क्या? गॉस लॉ में कुछ नहीं, हम लोग गॉस लॉ क्या होता है ये एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी सारी केसेस देख लेंगे। पहला केस था कि गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होगा। गॉस लॉ में होता क्या? गॉस लॉ एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये गॉस लॉ बताता है। गॉस लॉ से हमको ठीक ठाक ये पता चलता है। इसके पहले एक टॉपिक है हालांकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आप लोग सब पढ़ लोगे, नहीं पढ़े होगे तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखना। तो गॉस लॉ होता क्या है कि गॉस लॉ में पहली बात तुमको ये पता है कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे अगर कंडक्टर है वो, तो अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज तुरंत यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने लगता है पूरे कंडक्टर के थ्रू। तो जब कंडक्टर के थ्रू चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, अब जैसे कि अगर मैंने कोई चार्ज दिया, इस पे 10 कूलम हमने दिया या 10 चार्ज हमने दिया, तो वो 10 जो है वो एक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लोज सरफेस है, बाहर निकलेगा नहीं, अंदर ही रह जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये करेगा क्या? ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अपना, और सब नॉर्मली आउटवर्ड की तरफ प्रोड्यूस करेंगे या नॉर्मली इनवर्ड की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। याद रखना, सब या तो नॉर्मली आउटवर्ड प्रोड्यूस करेंगे या नॉर्मली इनवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो एक सरफेस बन जाएगा किसी भी बॉडी के अराउंड, ये एक सरफेस बन गया चार्ज का। इस चार्ज के ही सरफेस को हम लोग बोल देते हैं गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग बोल देते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये इस पॉइंट, कोई भी बॉडी अगर इस पॉइंट तक आई तो उस पे एक फोर्स महसूस होगा गॉसियन सरफेस की वजह से। गॉसियन सरफेस किस लिए बना? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो पाया? क्योंकि ये सरफेस हमारा क्लोज्ड था। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये जो गॉसियन सरफेस बना, ये किसकी वजह से बना? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में फर्क क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की वजह से बना। यानी यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं से फ्लक्स का जो टर्म है वो हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो फ्लक्स जो है वो काम आएगा, क्योंकि फ्लक्स हम लोग पढ़े क्या थे? फ्लक्स हम लोग यही पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, फ्लक्स हम लोग यही पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। तो अब देखो, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं, किसी स्मॉल एरिया की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इससे नॉर्मली ही पास हो रहा है। इसकी भी बात करेंगे तो किसी स्मॉल एरिया की बात करेंगे, नॉर्मली पास हो रहा है, ये भी नॉर्मली पास हो रहा है, क्योंकि एट अ पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कीन पॉइंट। यानी कि अगर हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को दिमाग में पूरा सरफेस नहीं आना चाहिए, बल्कि सिर्फ यही पॉइंट आना चाहिए जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है। ये इसका रूल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बहुत ऐसी बड़ी हैवी नहीं होती है कि हम लोग को 10 किलोमीटर की लाइन दिख रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो वहीं पे कंसंट्रेशन होना चाहिए जहां पे हम काम कर रहे हो। ये नहीं कि पूरी बॉडी को हम लोग देख रहे हो और उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, नहीं। क्योंकि अगर हम लोग गौर से देखें तो ये स्फीयर जो है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है ना, तो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, तो छोटे छोटे पार्ट्स के हिसाब से ही हम अपना काम करेंगे। तो हर एक अगर छोटे पार्ट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो नॉर्मली ही निकल रहा है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो एक्चुअली करेंगे क्या कि ये यहाँ का छोटा वाला एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इस तरह से ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के जोड़ देंगे। तो जब पूरा जोड़ देंगे तो गॉस लॉ हमारा आ जाएगा। तो अब जोड़ने का मैथ में सबसे आसान तरीका बताया गया है, बायो वाला भी समझ लें, इंटीग्रेशन। जोड़ने का सबसे आसान तरीका, जैसे कि बचपन में हम लोग पढ़े थे जोड़ने का, जब लंबा जोड़ हो, लंबा एडिशन हो तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। भाई 2 को 10 बार जोड़ने से बढ़िया है 2 into 10 कर दो। तो उसी तरह जब हम लोग और आगे पढ़े तो ये छोटे छोटे एरिया को जोड़ने से बढ़िया है कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें। तो हम लोग देखते हैं हम लोग कर क्या सकते हैं। तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब गॉस लॉ हम लोग समझेंगे कि गॉस लॉ आया कहां से, पहले वो हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन इसका करेंगे। तो बहुत ही हालांकि अब तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसकी जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो चीजें हैं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसके एप्लीकेशन में तो और आनंद आता है, और इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन समझने से पहले जो है वो हम लोग इसको चार्ट न बना करके मैं सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, होना चाहिए। और नॉर्मली नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम इसको नॉर्मली बना दिए। अब गॉस लॉ समझेंगे। मैंने अभी बताया कि हर छोटा, अगर इसमें पता नहीं कितने एरिया होंगे, ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, फिर ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, इस तरह से ये पूरा एरिया लेकर के हम लोगों को जोड़ना है। एक्चुअली क्लोज सरफेस है तो जोड़ना है। तो गॉस लॉ होता क्या है? अब ये चीज गॉस लॉ बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस समझ लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एरिया एंड दैट टू इन नॉर्मल डायरेक्शन, यानी नॉर्मली, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जितनी एरिया से पास होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नहीं। तो गॉस लॉ बोलता है कि phi इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एकदम बारीकियत से, एकदम ध्यान से इस बात को आप समझिएगा कि गॉस लॉ एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे का ही एप्लीकेशन है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले नहीं बताया था, बाद में भी बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही गॉस लॉ आया। गॉस लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी यार मैं एकदम सिंपल भाषा में जो अभी तक बताया हूं गॉस लॉ के बारे में, उसको थोड़ा सा भूल करके अभी पे ध्यान दो कि गॉस लॉ क्या बोलता है। गॉस लॉ बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया हो गया, ये स्मॉल एरिया। अब हम लोगों को गॉस लॉ निकालने के लिए टोटल एरिया जोड़ना होगा। टोटल एरिया एक टोटल एरिया जोड़ने से बढ़िया हम इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, और कैसा सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है। यही है एक्चुअली गॉस लॉ।
तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं तो ध्यान से देखना आप लोग कि अभी फिलहाल इसको मैं बाद में लिखता हूं, फिलहाल पहले वैल्यू निकाल देता हूं। E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और डेल्टा S। यहाँ पे S क्या है, यहाँ पे स्फीयर है, जनरली स्फीयर होगा भी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें उसके बड़े समक को ले लेंगे तो जनरली स्फीयर होगा, और अगर स्फीयर नहीं ना हो के कोई और केस होगा तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। आप लोगों के दिमाग में अगर कोई और सरफेस का डिस्कस करने का मन होगा तो वो हमसे पूछ लेना। तो अब अगर हम एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एरिया, यही हमारा होता है गॉस लॉ। तो 4 पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया लोग यही होता है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ बोलता है phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू phi। यही हमारा गॉस लॉ बोलता है। गॉस लॉ से हम लोग अभी तक यही सीखे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या ये फ्लक्स जो होगा वो Q इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स हमारा यही होगा कि phi इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो ये हम लोगों ने अब तक गॉस लॉ से ये सीखा है। अब हम लोग इस गॉस लॉ की कंडीशन डिस्कस करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि कंडीशन में पहले ही बताने पहले क्लोज सरफेस और वो वाला डिस्कस कर चुका हूं, तो अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, और अगर पसंद आया तो उसको यार जाने दो, छोड़ो।